आज की जो कहानी है वो दिव्या भारती की 1993 के दर्दनाक कहानी है। आखिर इनके साथ क्या हुआ और इनकी कहानी को सुनने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्या भारती के मौत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इनके शुरुआती सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती तथा माता का नाम मीता भारती था। अपनी खूबसूरती और कलाकारी के दम पर बहुत कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी के बुलंदी पर पहुंचने वाली दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत। बहुत कम उम्र में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब इनकी उम्र 16 साल थी तभी इन पर एक दिन गोविंदा के भाई की नजर पड़ी और उन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। हालांकि किसी कारणवश ये डील फाइनल नहीं हो सकी। इसके कुछ समय बाद दो और प्रोड्यूसर सामने आए जिन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने का मन बनाया, मगर बात यहाँ भी नहीं बनी और फिर इंतजार लंबा होता देख दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से करने का फैसला किया और उन्होंने 1990 में साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म की। इस फिल्म का नाम बॉबली राजा था। फिल्म बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, मगर दिव्या भारती की खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। यही वजह थी कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद इनको बैक टू बैक कई फिल्मों में चांस मिला। साउथ के फिल्मों में काम करने के बाद जब इन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे और फाइनली 1992 में इन्हें इनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा भी मिल गई। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के साथ समुद्र गाने ने दिव्या भारती की दीवानगी को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। दिव्या भारती की फिल्मी करियर उड़ान भर रहा था और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इनकी पहली सुपरहिट फिल्म 16 और शबनम के शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने इनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से करवाई। साजिद नाडियावाला भी दिव्या भारती की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गए। यहीं पर दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दुनिया की नजरों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से दिव्या भारती सना नाडियावाला बन गई। फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाला से शादी कर ली। इस शादी को गुप्त रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी, उन दिनों एक ट्रेंड था कि शादी के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग काफी कम हो जाती थी। इस कारण उन्हें काम मिलना भी बंद हो जाता था। चूँकि दिव्या भारती का करियर पूरी तरह से उड़ान भर रहा था, इसलिए उन्होंने शादी को सीक्रेट रखने का फैसला किया ताकि उनका फिल्मी करियर प्रभावित ना हो। शादी के बाद साजिद नाडियावाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। दिव्या भारती यहीं रहती थी। दिव्या रहती तो मुंबई में थी, मगर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर और दूसरे राज्यों में रहती थी। बात 5 अप्रैल 1993 की है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती हैं। यहाँ सारे काम निपटाने के बाद प्लान था कि अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी में जाएंगी और कुछ शॉपिंग भी करेंगी, मगर जरूरी काम खत्म करने के बाद वो सारे अपने दूसरे प्लान को पोस्टपोन कर देती हैं और वापस मुंबई आ जाती हैं। अब तक दिव्या भारती एक सुपरस्टार बन चुकी थी और इनके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, मगर ये अब तक मुंबई में अपना घर नहीं ले पाई थी। इसी कसक को पूरी करने के लिए वो लंबे समय तक कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक से हैदराबाद से वापस आने के बाद एक फ्लैट के सिलसिले में इनकी बात भी बन जाती है और मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 BH के फ्लैट की डील भी ये फाइनल कर लेती हैं। घर खरीदने की खुशी को परिवार वालों के साथ शेयर करने के लिए दिव्या अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी बुला भेजती हैं। इसके अलावा अपनी खुशी में शामिल होने के लिए ये अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को भी बुला लेती हैं। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ 9 बजे दिव्या भारती के यहाँ आ भी जाती हैं। नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला के दिव्या भारती के घर आने के पीछे की एक दूसरी वजह भी होती है, जो दिव्या भारती के मौत के बाद सामने आई थी। हम उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं।
दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ही रहती हैं। इसी छोटी पार्टी के बहाने नीता और दिव्या अपने आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में बात करती हैं। इन सभी बातचीत के दौरान घर में मौजूद ये तीनों शराब भी पीते हैं। श्याम, नीता और दिव्या के अलावा इस घर में एक और व्यक्ति मौजूद था और वो थी दिव्या भारती की बचपन से देख रेख करने वाली उनकी नौकरानी अमृता कुमारी। इस मीटिंग के दौरान अमृता कुमारी लगातार किचन में इन लोगों की पसंद की स्नैक्स तैयार कर रही थी। इस समय तक साजिद नाडियावाला यानी दिव्या भारती के पति घर नहीं लौटे थे। बातचीत और शराब का दौर 9 बजे शुरू होता है, जो लगभग 11 बजे तक चलता ही रहता है। अब तक दिव्या का भाई कुणाल यहीं था, मगर वो देर रात जरूरी काम कहकर यहाँ से निकल जाता है। यहीं सबके बीच दिव्या भारती हॉल में आती हैं, जहाँ पर नीता और श्याम बैठे थे। यहीं पर दिव्या अपने ग्लास में फिर से शराब डालती हैं और टीवी ऑन करने के बाद थोड़ी देर यहीं पर बैठती हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बालकनी की तरफ बढ़ जाती हैं। बालकनी में एक खिड़की भी बनी हुई थी। ये तुलसी अपार्टमेंट में एक एकलौती खिड़की थी जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि अक्सर दिव्या खुद को शांत करने के लिए यहीं पर बैठा करती थी। हमेशा की तरह इस रात भी दिव्या भारती हाथ में शराब लेकर इसी खुली खिड़की पे आके बैठती हैं। बैठते समय वो बाहर हॉल में बैठी हुई नीता से बराबर बातें भी कर रही थीं। अभी दिव्या भारती खिड़की पर ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर बाहर बैठे लोगों से कुछ बातें करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक से नीचे गिरकर सीधे 5वें तल्ले से जमीन पर पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किचन में मौजूद अमृता को भी कुछ सोचने का मौका तक भी नहीं मिल पाता है। दिव्या के गिरते ही अमृता अचानक से चिल्लाती हैं। अमृता की चीख सुनकर हॉल में बैठे नीता और श्याम तुरंत नीचे की तरफ जाते हैं। आसपास के फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। नीचे खून से लथपथ दिव्या बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। हालांकि सांसें अभी भी चल रही थी। हालांकि डॉक्टर श्याम लुल्ला वहां मौजूद दूसरे लोगों के वजह से आर्यन कपूर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इधर डॉक्टर श्याम की पत्नी नीता घर की नौकरानी अमृता के साथ वहां से कुछ दूर पर स्थित दिव्या के माता पिता के घर इस बात की जानकारी देते हैं। दिव्या को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया जाता है। कमाल की एक्ट्रेस दिव्या भारती इस दुनिया से चली जाती है। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए दिव्या की मौत की खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। दिव्या का शव कैजुअलिटी वार्ड की एक ट्रॉली में रखा हुआ था। पास में दिव्या के पिता और भाई के अलावा कुछ चुनिंदे लोग भी खड़े हुए थे। दिव्या के पिता रो रो कर बहुत बुरा हाल था। दिव्या के पिता बस एक ही रट लगाए थे कि मेरी बेटी को किसी ने मार दिया है। पास में दिव्या का भाई कुणाल भी था, जो दिव्या की मौत से 10 मिनट पहले दिव्या के साथ ही था। कमाल की बात तो ये थी कि दिव्या की मौत के कई घंटे बीत चुके थे, मगर दिव्या की माँ का कहीं भी अता पता नहीं था। दिव्या की माँ लगभग 3:45 बजे अस्पताल पहुंचने तक उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरी बेटी मर चुकी है, बल्कि उन्हें बताया गया था कि दिव्या भारती गिर गई हैं और उनको कुछ चोट आई है। बाद में हुए खुलासे के मुताबिक जैसे ही दिव्या की मां दिव्या के पिता और भाई की नजर पड़ती है, दोनों उसी के तरफ तेजी से भागते हैं। दोनों एक साथ मीता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब दोनों दिव्या के मौत का जिम्मेदार दिव्या की मां को ही बताते हैं। इन दोनों की चिल्लाने के बावजूद दिव्या की मां बिल्कुल शांत ही रहती हैं और कोई भी जवाब नहीं देती हैं। इस बात का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि दिव्या की मौत के लिए दिव्या के पिता और उसके भाई उसकी मां को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे और दिव्या की मां को अस्पताल आने में इतना लंबा समय क्यों लगा। खैर, थोड़ी देर दिव्या की मां वहीं पर रुकती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाती हैं। अब तक दिव्या के पति साजिद नाडियावाला को दिव्या की मौत की खबर का पता चल चुका था। थोड़ी ही देर में साजिद भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। उस वार्ड में जाते हैं जहां दिव्या के शव को रखा हुआ था।
दिव्या को देखने के बाद साजिद बिल्कुल खामोश रहते हैं और कुछ ही पल बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक वो दिव्या के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी वजह से शौक के हालत में चले गए हैं। साजिद की स्थिति भी तेजी से बिगड़ने लगती है। तत्काल उन्हें आईसीयू में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। थोड़ी देर बाद साजिद होश में आ जाते हैं, मगर उनका व्यवहार भयानक तरीके से बदलने लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। अंत में उन्हें कुछ दवाई देकर डॉक्टर की निगरानी में ही सुलाया जाता है। सुबह होकर 6 अप्रैल 1993 हो चुकी थी। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। दिव्या के मौत की खबर अब लगभग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को पहुंच गई थी। दिव्या को देखने के लिए सबसे पहले आने वाले इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में प्रहलाद नहलानी थे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए थे। इसके अलावा दिव्या को देखने के लिए कुछ चुनिंदे लोग सैफ अली खान, संजय कपूर, बोनी कपूर, गोविंदा इत्यादि शामिल थे। इधर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर देती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिव्या का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या के सर में काफी गहरी चोट आई थी। इसके अलावा जांघ की हड्डी भी पूरी तरीके से टूट गई थी। सभी जांच पड़ताल के बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। सभी फॉर्मेलिटी के बाद मुंबई के पार्ले स्थित क्रिमेटोरियम में दिव्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म को साजिद नाडियावाला पूरी करते हैं। दिव्या इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई थी, जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि दिव्या ने ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है या फिर दिव्या को किसी ने मार दिया है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया तो एक के बाद एक खुलासे होने शुरू हो गए। पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी बीवी नीता लुल्ला से बयान दर्ज किया था। दोनों अपने बयान में एक ही बात कहते हैं कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि दिव्या ने जानबूझकर ऊपर से छलांग लगाई या बैलेंस बिगड़ने की वजह से गलती से गिर गई। कमाल की बात तो ये थी, इस घर में इस हादसे के वक्त उनकी घर की नौकरानी अमृता भी थी, मगर पुलिस ने अमृता का बयान लेना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे की वजह क्या थी कोई नहीं जानता। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि दिव्या भारती मौत के ठीक 1 महीने बाद अचानक से अमृता की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से अमृता की मौत हो गई। खैर, पुलिस 4 साल तक इस मामले की जांच करती रहती है और फाइनली सभी संभावित एंगल से जांच करने के बाद पुलिस दिव्या भारती की मौत को क्लियर कर एक्सीडेंटल डेथ का मामला बताते हैं। पुलिस किसी भी तरीके की साजिश से इनकार करती है। पुलिस ने भले ही अपनी जांच में इसे एक हादसा बता दिया था, मगर बाद में कुछ ऐसे सबूतों से चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक दावा किया गया कि जब दिव्या हैदराबाद से वापस आती हैं, तब वहां से वो एक दोस्त की पार्टी में जाती हैं। वहां वो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं और नशे में ही घर वापस आती हैं। यहाँ साजिद से उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान साजिद घर से निकलने लगता है। इस पर दिव्या कहती हैं, अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। साजिद काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। फिर दिव्या की मौत की खबर आती है। अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं कि दिव्या भारती की मौत को रहस्यमयी बनाता है। जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी थी उसके नीचे पार्किंग हुआ करता था। वहाँ पर अक्सर कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, मगर जब दिव्या भारती खिड़की से गिरी तो वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। इस कारण दिव्या सीधे नीचे जमीन पर गिरी और दिव्या की मौत हो जाती है। उस रात वहाँ गाड़ी का ना होना क्या महज इत्तेफाक था? आज तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया कि दिव्या की मां दिव्या के मरने के कई घंटों बाद अस्पताल आती हैं और जब वो अस्पताल पहुंची तो दिव्या के भाई और पिता ने दिव्या की मौत के लिए दिव्या की मां को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उन तीनों के व्यवहार के पीछे का रहस्य क्या था, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। अमृता की मौत क्या वास्तव में हार्ट अटैक से ही हुई थी? अमृता के मौत ने भी दिव्या के मौत को रहस्यमयी बनाया। साजिद नाडियावाला पर एक समय दाऊद इब्राहिम डॉन से जुड़े होने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर के बाद बाल ठाकरे ने दावा किया था कि 3 लोग बॉलीवुड से हैं
जिनका सीधा संबंध दाऊद इब्राहिम के गैंग से है और उसी में गुलशन कुमार को मरवाने में अहम भूमिका निभाई है। कहे तौर पर उन 3 लोगों में साजिद नाडियावाला का नाम भी आया था। दावों के मुताबिक साजिश से पुलिस ने कई बार पूछताछ भी की थी, हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो सके। कुल मिलाकर कई दावों और अफवाहों के बीच दिव्या भारती की मौत या फिर मर्डर की थ्योरी में उलझ कर रह गई। पुलिस के मुताबिक दिव्या का मौत एक्सीडेंटल डेथ का मामला है, मगर आपको क्या लगता है कि दिव्या की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है या फिर यह एक एक्सीडेंट था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।